हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन प्लेटो से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। पिछले वीडियो में प्लेटो की थ्योरी की थी अपन ने, आज अपन एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का वास्तविक स्वरूप क्या है, यानी प्लेटो न्याय किसको मानते हैं? विधि पालन को, समानता को, प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने वर्ग का कर्तव्य का पालन करने को, या दंड व्यवस्था को? तो आंसर आएगा सी। प्लेटो ने बोला है कि प्रत्येक वर्ग, न्याय का मतलब है, उन्होंने न्याय का मतलब बताया है मतलब प्रत्येक वर्ग का अपने अनुसार कार्य करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। जब राज्य का प्रत्येक वर्ग, उन्होंने बोला है कि अपने निर्धारित कार्य को ईमानदारी से करेगा और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो न्याय स्थापित होगा। यही प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मूल आधार है। प्लेटो के आदर्श राज्य का केंद्रीय तत्व क्या है? स्वतंत्रता, शक्ति, न्याय, संपत्ति। तो इसका आंसर आएगा सी, न्याय। प्लेटो ने अपने संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का आधार न्याय को बनाया है। उनके अनुसार आदर्श राज्य वही है जिसमें सभी वर्गों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य हो। न्याय राज्य की स्थिरता और नैतिकता का आधार बताया उन्होंने। प्लेटो ने राज्य की उत्पत्ति का आधार किसे माना? सामाजिक अनुबंध, आर्थिक आवश्यकता, मानव आत्मा, शक्ति, संघर्ष। तो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का आधार मानव आत्मा को बताया है। प्लेटो ने राज्य को मानव आत्मा का ही विस्तृत रूप बताया है। जिस प्रकार आत्मा में बुद्धि, साहस और इच्छा के तत्व होते हैं, जैसे किसी की आत्मा में बुद्धि का तत्व ज़्यादा है, या किसी में साहस का तत्व ज़्यादा है, या किसी की इच्छा शक्ति ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से वर्ग बने हैं। व्यक्ति अपने कार्यों का चयन करें और उनका पालन करें। उसी प्रकार राज्य में शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग बताए हैं उन्होंने। 3 वर्ग बताए हैं, वो आत्मा के गुण के अनुसार बने हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का सर्वोच्च वर्ग कौन सा है? सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, दार्शनिक वर्ग या व्यापारी वर्ग? तो उन्होंने दार्शनिक वर्ग को सबसे उच्च बताया है। प्लेटो के अनुसार शासक केवल बुद्धिमान और नैतिक व्यक्तियों के हाथ में ही होना चाहिए। दार्शनिक सत्य एवं न्याय का ज्ञान रखते हों, इसीलिए वे राज्य संचालन के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी वो सत्य एवं न्याय का ज्ञान रखते हैं और उनमें बुद्धि सबसे अधिक होती है और वो नैतिक व्यक्ति होते हैं, इसीलिए वो राज्य के संचालन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो उन्होंने दार्शनिक वर्ग को सबसे ऊपर रखा है। प्लेटो का दार्शनिक राजा सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? दार्शनिक राजा का सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? यानी उन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत कौन सी बुक में दिया है? लॉज में, रिपब्लिक में, स्टेट्समैन में या पॉलिटिक्स में? तो इसका आंसर आएगा बी। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। उसमें आदर्श राज्य, न्याय तथा दार्शनिक राजा के सिद्धांत विस्तार से वर्णित किए गए हैं। यह पुस्तक पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की आधारशिला मानी जाती है, रिपब्लिक। प्लेटो के अनुसार न्याय कब स्थापित होता है? जब सभी समान हो, जब कानून कठोर हो, जब प्रत्येक वर्ग अपने कार्य तक सीमित रहे, जब शासक शक्तिशाली हो। तो इसका आंसर आएगा सी। प्लेटो ने बोला है कि जब प्रत्येक वर्ग, प्लेटो का कहना है कि समाज में अव्यवस्था तब उत्पन्न होती है जब लोग अपने स्वाभाविक जो कार्य होते हैं उनको छोड़कर दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो कार्य विभाजन और समन्वय न्याय की स्थापना करते हैं। ये उन्होंने बोला है कि अपने अपने आत्मा के गुण के अनुसार अपने अपने कार्य करने चाहिए, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो के आदर्श राज्य में सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य क्या है? व्यापार करना, शासन, राज्य की सुरक्षा, शिक्षा देना। तो इसका आंसर आएगा सी। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में सैनिकों का कार्य है राज्य की सुरक्षा करना। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करना तथा आंतरिक अनुशासन बनाए रखना, ये 2 कार्य बताए। इस वर्ग का प्रमुख गुण क्या है? साहस। सैनिक वर्ग का प्रमुख गुण साहस है, जिसकी आत्मा में साहस गुण की वो होती है, साहस गुण होता है, वो ही सैनिक वर्ग में सम्मिलित होता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा बनने के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है? धन, कुलीन जन्म, मतलब कुलीन परिवार में जन्म, या सत्य का ज्ञान, या सैन्य शक्ति?
तो इसका आंसर आएगा सी, सत्य का ज्ञान। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा बनने के लिए वही व्यक्ति शासन करने योग्य उन्होंने माना है जिसमें सत्य का, न्याय का एवं नैतिकता का वास्तविक जिसको गुण हो और दार्शनिक इन गुणों से युक्त हो। दार्शनिक जो राजा है वह इन गुणों से युक्त हो, इसीलिए उन्हें शासन का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इन गुणों की बहुलता उसमें होती है। प्लेटो ने शिक्षा का नियंत्रण करके किसके हाथ में देने का समर्थन किया है? परिवार के, चर्च के, राज्य के, निजी संस्थाएं। तो इसका आंसर आएगा सी। प्लेटो का विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से आदर्श नागरिक और शासक तैयार किए जा सकते हैं, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए ताकि नागरिक में नैतिकता और अनुशासन विकसित हो। ये प्लेटो ने बोला है। तो राज्य के हाथ में शिक्षा देने की उन्होंने बात कही है। प्लेटो के अनुसार राज्य किसका विस्तृत रूप है? परिवार का, धर्म का, आत्मा का, मानव आत्मा का और आर्थिक संस्था। तो इसका आंसर आएगा सी। प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के बीच गहरा संबंध स्थापित किया है। ठीक है, प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के बीच गहरा संबंध स्थापित किया। उनके अनुसार राज्य मानव आत्मा का बाहरी रूप है जिसमें आत्मा के विभिन्न तत्व सामाजिक वर्गों के रूप में दिखाई देते हैं। यानी उन्होंने बोला है कि जो आत्मा है उसी का विस्तृत रूप राज्य है। ठीक है, तो व्यक्ति और राज्य का उन्होंने गहरा संबंध बताया कि व्यक्ति की जो आत्मा है उसी का विस्तृत रूप राज्य है। प्लेटो ने आत्मा के कितने भाग बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 3। प्लेटो ने आत्मा के 3 भाग बताए हैं। ठीक है, बुद्धि, साहस और इच्छा में विभाजित किया है। प्लेटो ने आत्मा के जो 3 गुण बताए हैं वो ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्लेटो ने आत्मा के कितने गुण बताए हैं? 3। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से, और 3 ये दे देंगे, चौथा कोई दूसरा दे देंगे। तो बुद्धि, साहस और इच्छा में इन 3 गुणों को उन्होंने विभाजित किया है। इन्हीं के आधार पर राज्य के 3 वर्गों की उन्होंने कल्पना की है। प्लेटो के अनुसार बुद्धि तत्व किस वर्ग से संबंधित है? सैनिक वर्ग से, उत्पादक वर्ग से, शासक वर्ग से या व्यापारी वर्ग से? तो इसका आंसर आएगा सी, शासक वर्ग से। प्लेटो के अनुसार वो जो बुद्धि तत्व है वो शासक वर्ग से संबंधित है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को किस विचारधारा का आधार माना जाता है? व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, उपयोगितावाद, अराजकतावाद। तो इसका आंसर आएगा बी, आदर्शवाद। प्लेटो ने वास्तविक राजनीति के बजाय आदर्श राजनीति की कल्पना की है। उन्होंने नैतिकता, न्याय और बुद्धिमत्ता पर आधारित आदर्श राज्य का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है, इसलिए उन्हें आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है। प्लेटो ने किस शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना है? लोकतंत्र, तानाशाही, अभिजात तंत्र और धनिक तंत्र। तो प्लेटो ने अभिजात तंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान व्यक्तियों का शासन सबसे अच्छा शासन है। उन्होंने दार्शनिकों के नेतृत्व वाले जो अभिजात तंत्र है उसको आदर्श शासक माना है। जो बुद्धि तत्व वाले दार्शनिकों का नेतृत्व वाले जो अभिजात तंत्र हैं उनको उन्होंने शासन के लिए सबसे अच्छा माना है। और लोकतंत्र की उन्होंने आलोचना की है कि लोकतंत्र में ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है, इसलिए भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलता है। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र का अंतिम परिणाम क्या होता है? आदर्श राज्य, साम्यवाद, तानाशाही, न्यायपूर्ण शासन। तो उन्होंने बोला है तानाशाही शासन। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र में तानाशाही हो जाती है, लोग तानाशाह बन जाते हैं ज़्यादा लिबर्टी मिलने के कारण। प्लेटो के साम्यवाद का संबंध मुख्यतः किन वर्गों से था? सभी नागरिक, केवल उत्पादक वर्ग, शासक एवं सैनिक वर्ग या केवल किसानों से है? तो उन्होंने साम्यवाद केवल शासक एवं सैनिक वर्ग के लिए बताया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद होना जरूरी है। उनका उद्देश्य था कि ये वर्ग निजी संपत्ति ना रखे, स्वार्थ से मुक्त रहें, इनका कोई परिवार ना हो। ठीक है, ये राज्य के हित में माना है। इन्होंने माना है कि यदि परिवार और संपत्ति होगी तो इनकी कोई मतलब पत्नी भी नहीं बताई इन्होंने कि कोई पत्नी नहीं होगी और कोई परिवार नहीं होगा
और कोई संपत्ति नहीं होगी, इससे भ्रष्टाचार फैलता है। ये इन्होंने तर्क दिया है। प्लेटो ने निजी संपत्ति का विरोध क्यों किया? आर्थिक असमानता के कारण, राज्य की कमजोरी के कारण, स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार रोकने के लिए और धार्मिक कारणों से। तो इन्होंने राजा और जो शासक है वो और सैनिक के लिए निजी संपत्ति का विरोध स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? रोजगार, सैनिक निर्माण, दार्शनिक शासकों का निर्माण, आर्थिक विकास। तो इसका आंसर आएगा सी, दार्शनिक शासक का निर्माण। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य दार्शनिक शासकों का निर्माण। इन्होंने लास्ट तक जो शिक्षा दी है 50 ईयर्स तक, 50 वर्ष तक दार्शनिकों की शिक्षा की व्यवस्था की है इन्होंने। तो दार्शनिकों की शिक्षा इन्होंने बहुत ही अनिवार्य मानी है और सारे चरण दार्शनिकों के लिए इन्होंने बताए। जैसे इन्होंने शिक्षा के स्टेप बनाए कि इस एज से इस एज तक ये शिक्षा दी जाएगी, इस एज से इस एज तक ये शिक्षा दी जाएगी। तो सबसे लास्ट तक इन्होंने दार्शनिक राजा को रखा है कि उनको पूर्ण शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक कौन हो सकता है? सैनिक, व्यापारी, दार्शनिक, किसान। तो इसका आंसर आएगा सी। उन्होंने बोला है कि दार्शनिक ही सत्य एवं न्याय का ज्ञान रखते हैं। वे स्वार्थों से ऊपर उठकर लोक कल्याण के लिए शासन कर सकते हैं। ठीक है, ये गुण उन्होंने दार्शनिक राजा के बताए हैं और दार्शनिक को ही शासक के योग्य इन्होंने बताया है। प्लेटो ने किसे राज्य की एकता के लिए बाधक माना? शिक्षा, न्याय, निजी संपत्ति एवं परिवार, नैतिकता। तो इन्होंने निजी संपत्ति को राज्य की एकता के लिए बाधक माना है। प्लेटो का मानना था कि निजी संपत्ति पारिवारिक स्वार्थ समाज में विभाजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्होंने शासक वर्ग के लिए सामूहिक जीवन का समर्थन किया है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? समानता पे, स्वतंत्रता पे, कार्य विभाजन, शक्ति संतुलन। तो इसका आंसर आएगा सी, कार्य विभाजन। प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय तभी स्थापित होगा जब प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग निर्धारित अपने कार्य करें। उन्होंने कार्य विभाजन को सामाजिक समन्वय और न्याय की आधारशिला माना है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग का मुख्य कार्य क्या है? शासन करना, सुरक्षा करना, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शिक्षा व्यवस्था। तो इसका आंसर आएगा सी, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उत्पादक वर्ग में उन्होंने किसान, व्यापारी, कारीगर आदि वर्गों को रखा है और इस वर्ग का कार्य समाज के आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना है तथा उत्पादन एवं व्यापार करना है, ये उन्होंने बताया है इसका कार्य। तो प्लेटो के उत्पादक वर्ग का मुख्य कार्य आर्थिक आवश्यकताओं की, बाकी जो है समाज उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्लेटो ने किस प्रकार की राजनीति का समर्थन किया है? शक्ति राजनीति, नैतिक राजनीति, वर्ग संघर्ष पर आधारित राजनीति, आर्थिक राजनीति। उन्होंने नैतिक राजनीति का समर्थन किया है कि राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं मानते वो। उनके अनुसार राजनीति का उद्देश्य नैतिक जीवन, न्याय और आदर्श समाज की स्थापना होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन मुख्यतः किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है? आर्थिक समानता, राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अराजकता, धार्मिक संघर्ष और औद्योगिक संकट। तो इसका आंसर आएगा बी, राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अराजकता। प्लेटो ने अपने समय में यूनानी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और अयोग्यता और अव्यवस्था देखी थी। उनका आदर्श राज्य इन समस्याओं को समाप्त कर नैतिक शासन स्थापित करने का प्रयास करता है, क्योंकि इन समस्याओं को उन्होंने अपने राज्य में देखा था। इसी वजह से उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने आदर्श शासक का उदाहरण दिया है, वर्गों का उदाहरण दिया है, शिक्षा का उदाहरण दिया है कि ये इस तरह से होना चाहिए। प्लेटो ने स्त्रियों के संबंध में कौन सा प्रगतिशील विचार दिया? राजनीतिक अधिकारों का विरोध, शिक्षा से वंचित, समान शिक्षा का समर्थन, केवल घरेलू भूमिका। तो इसका आंसर आएगा सी, समान शिक्षा का समर्थन। प्लेटो ने कहा कि स्त्रियों में योग्यता है तो उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और शासन में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। यह विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी विचार था, जबकि आप लोग देखेंगे कि जो पहले के विचारक हैं जैसे अरस्तु ही हैं,
वो स्त्रियों के और जो दास हैं उनके सबके मतलब सबको राजनीतिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? कर संग्रह, युद्ध विस्तार, नैतिक एवं श्रेष्ठ जीवन की स्थापना, व्यापार वृद्धि। तो इसका आंसर आएगा सी। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, राज्य का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों में नैतिक, अनुशासित और श्रेष्ठ जीवन की शिक्षा देना है, उनको श्रेष्ठ जीवन देना है। ये राज्य का उद्देश्य बताया उन्होंने। प्लेटो के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान किसका है? सैनिक का, व्यापारी का, दार्शनिक का या किसान का? तो उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान दार्शनिक का बताया है, जिसमें सत्य और न्याय के वास्तविक स्वरूप को वो बताते हैं। इसलिए प्लेटो ने दार्शनिक को समाज का सबसे बुद्धिमान वर्ग माना है। प्लेटो के विचारों में सत्य का ज्ञान किसे प्राप्त होता है? सामान्य जनता को, सैनिक वर्ग को, दार्शनिक वर्ग को या व्यापारी वर्ग को? तो इसका आंसर आएगा सी। उनके अनुसार सामान्य लोग केवल बाहरी संसार को देखते हैं, जबकि दार्शनिक होता है वो वास्तविक सत्य और ज्ञान तक पहुंचते हैं। इसी कारण वे शासक के योग्य माने जाते हैं, ये उन्होंने बोला है। प्लेटो ने किस शासन व्यवस्था की तीव्र आलोचना की? अभिजात तंत्र, दार्शनिक शासन, लोकतंत्र और राजतंत्र। तो उन्होंने राजतंत्र की घोर आलोचना की है। उनके अनुसार लोकतंत्र में अत्यधिक स्वतंत्रता और अयोग्य नेतृत्व के कारण अराजकता फैलती है, अतः यही स्थिति तानाशाही को फिर जन्म देती है आगे जाके। तो इन्होंने लोकतंत्र का घोर विरोध किया है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना का मूल साधन क्या है? युद्ध, शिक्षा, व्यापार, दंड व्यवस्था। तो उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना का मूल आधार शिक्षा को बताया है और शिक्षा के द्वारा ही वो आदर्श शासक तैयार करने की बात कहते हैं। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में सद्गुण का संबंध किससे है? धन से, नैतिकता से, शक्ति से, व्यापार से। तो इसका आंसर आएगा बी, नैतिकता से। सद्गुण का संबंध नैतिकता से है। प्लेटो के अनुसार सद्गुण मानव जीवन की नैतिक श्रेष्ठता को दर्शाता है और न्याय, संयम, साहस और ज्ञान ये सभी नैतिक गुण राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, ये इन्होंने बोला है। प्लेटो के अनुसार राज्य में सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? साहस, संयम, न्याय और ज्ञान। तो इसका आंसर आएगा सी। प्लेटो ने न्याय को सभी सद्गुणों में सर्वोच्च रखा है। उनके अनुसार न्याय अन्य गुणों, सभी जो गुण हैं उनमें ज्ञान, साहस, संयम के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी जो न्याय है वो ज्ञान, साहस और संयम के बीच संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने न्याय का मतलब बताया प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करे, अपने आत्मा के गुण के अनुसार अपना कार्य करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, यही उन्होंने न्याय बताया है। और न्याय जो सद्गुण है वो ही बाकी गुणों में सामंजस्य स्थापित करता है। प्लेटो ने किस वर्ग को शासन के योग्य माना है? धनिक वर्ग, सैन्य वर्ग, दार्शनिक वर्ग और धार्मिक वर्ग। प्लेटो ने किस वर्ग को शासन के योग्य माना है? तो दार्शनिक वर्ग को उन्होंने शासन के योग्य माना है। दार्शनिक वर्ग में सत्य, ज्ञान और नैतिकता होती है। प्लेटो का विश्वास था कि ऐसे लोग ही निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण शासन कर सकते हैं। प्लेटो के अनुसार समाज में अव्यवस्था का कारण क्या है? शिक्षा, न्याय, कार्यों में हस्तक्षेप, नैतिकता। तो उन्होंने बोला है कि कार्यों में हस्तक्षेप, जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक कार्यों को छोड़कर दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तब समाज में असंतुलन और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। प्लेटो ने इसे अन्याय का कारण माना है। प्लेटो का आदर्श राज्य किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक, नैतिक एवं आदर्शवादी, पूंजीवादी, धर्मतांत्रिक। तो प्लेटो का जो राज्य है वो नैतिक और आदर्शवादी राज्य है। प्लेटो का राज्य नैतिक मूल्यों, न्याय और बुद्धिमत्ता पर आधारित राज्य है। उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोणों में ऐसे राज्य की कल्पना की है जिसमें श्रेष्ठ व्यक्ति शासन करेगा और अपने गुणों के अनुसार हर वर्ग अपना कार्य करेगा। प्लेटो के अनुसार सैनिक वर्ग का प्रमुख सद्गुण क्या है? ज्ञान, साहस, न्याय, संयम। तो उन्होंने साहस सैनिक वर्ग का गुण बताया है। सैनिक वर्ग का कार्य राज्य की रक्षा करना और इसीलिए प्लेटो ने साहस को एक वर्ग का मुख्य गुण माना ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी राज्य की सुरक्षा कर सके। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग किस तत्व से संबंधित है? बुद्धि, साहस, इच्छा, विवेक। तो उन्होंने
जो उत्पादक वर्ग है उसको बुद्धि से इच्छा से संबंधित बताया है। उत्पादक वर्ग मानव आत्मा के इच्छा तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह वर्ग आर्थिक आवश्यकताओं या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति बाकी समाज की करता है। प्लेटो ने शासन व्यवस्थाओं के पतन का क्रम किस रूप में दिया है? लोकतंत्र से अभिजात तंत्र, अभिजात तंत्र से तानाशाही, तानाशाही से लोकतंत्र, सैन्य तंत्र से लोकतंत्र। तो इसका आंसर आएगा बी। प्लेटो के अनुसार शासन का पतन क्रम से अभिजात तंत्र, फिर सैन्य तंत्र, फिर धनिक तंत्र, फिर लोकतंत्र और अंत में तानाशाही तक पहुंच जाता है। उन्होंने इसे राजनीतिक पतन की प्रक्रिया बताया है। उन्होंने क्रम वाइज बताया है कि ये शासन पहले अभिजात तंत्र आया, फिर सैन्य तंत्र आया, फिर धनिक तंत्र आया, फिर लोकतंत्र आया और अंत में फिर लोकतंत्र में इतना स्वतंत्रता दे दी जाती है कि तानाशाही आई। ये उन्होंने बताया। प्लेटो के अनुसार न्याय व्यक्ति में किस रूप में प्रकट होता है? साहस, आत्मा के तत्वों का सामंजस्य, धन और स्वतंत्रता। तो इसका आंसर आएगा आत्मा के तत्वों का सामंजस्य। जब मानव आत्मा के 3 तत्वों बुद्धि, साहस और इच्छा में संतुलित रहते हैं तब व्यक्ति में न्याय स्थापित होता है। यही स्थिति राज्य में भी लागू होती है, ये प्लेटो ने बोला है। प्लेटो की राजनीतिक विचारधारा का अंतिम उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, सैन्य शक्ति, आदर्श एवं नैतिक राज्य की स्थापना और धार्मिक नियंत्रण। तो उनका उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य कि आदर्श एवं नैतिक शासन स्थापित हो। प्लेटो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन आदर्श राज्य की स्थापना में ही केंद्रित है। उनका उद्देश्य ऐसा राज्य बनाना था जिसमें न्याय हो, नैतिकता हो और ज्ञान का शासन हो। ये उनका उद्देश्य है, क्योंकि उन्होंने अराजकता देखी थी अपने समय में, भ्रष्टाचार, अराजकता, नैतिक पतन अपने देश में देखा था। तो उससे व्यथित होकर ही उन्होंने ये बताया कि आदर्श शासन कैसा होना चाहिए, जनता कैसी होनी चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब उन्होंने अपने इसमें बताया है। तो ये थे 40 MCQs। आई होप आप लोगों को इनके माध्यम से चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन नेट में, कॉलेज प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर में पक्का आता है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।